नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा अग्निमित्र के लिए आज आपके सामने एक कार्यक्रम लेकर आया हूं। आज हमारे साथ विदिशा जिले के बहुत अच्छे जाने माने चिकित्सक, राजनीतिज्ञ और पत्रकारिता से सरोकार रखने वाले डॉक्टर शैलेंद्र कटारिया जी हमारे साथ हैं। हम जैसा कि जानते हैं 2024 अब समाप्ति की ओर है और शीघ्र ही अब हम एक नए साल में प्रवेश करने वाले हैं 2025 में। हमारे आज का जो विषय है वो ये है कि हम विदिशा जिले के विकास को आने वाले साल में किस तरह से देखते हैं, किन किन विषयों में हमें काम करने की आवश्यकता है, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इन सब विषयों को लेकर हम डॉक्टर कटारिया से बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, विदिशा जिले के परिप्रेक्ष्य में आप क्या सोचते हैं कि 2025 में किन किन विषयों पर जोर देना चाहिए, किन किन विषयों पर काम और ज़्यादा किया जाना चाहिए? मैं यहाँ तक समझता हूँ, चूंकि 2025 आने में अब कोई समय नहीं बचा है, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक बात तो है, हमारे यहाँ विजन और डिटर्मिनेशन की नेताओं में बहुत कमी रही है। नेता चुनाव लड़ते हैं, अपने फायदे के लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के फायदे के लिए सोचते हैं और उसके बाद अपने क्षेत्र के लिए इसलिए सोचते हैं कि उन्हें अगला चुनाव भी लड़ना है। वो अपने अगली पीढ़ी के लिए नहीं सोचते, अगले चुनाव के लिए सोचते हैं और अक्सर इसका अंतर बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है हमारे विजन में। ऐसे काम करेंगे जिससे कि उनका अगला चुनाव संभल जाए, उनको अगले चुनाव में वोट मिल जाए। ऐसे काम करेंगे जिससे कि उनके वोट बैंक की राजनीति जो है वो कारगर साबित हो। बाकी मेरा ये सोच है कि हमारा विजन अगली पीढ़ी को लेकर होना चाहिए। विदिशा जिला और विदिशा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है राजनीतिक दृष्टि से। यहाँ से प्रधानमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव लड़ा है। यहाँ से वरिष्ठतम पत्रकार इंडियन एक्सप्रेस के मालिक ने चुनाव लड़ा है। यहाँ से चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित शिव शर्मा ने चुनाव लड़ा है। लेकिन आज अगर दूसरे क्षेत्रों से इस क्षेत्र को कंपेयर करें तो ये क्षेत्र बहुत पीछे नजर आता है। आखिर ऐसा क्यों? जहाँ का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने किया हो, वो क्षेत्रीय स्तर में पीछे क्यों नजर आता है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय नेताओं के विजन की कमी रही है और ये 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। सारी दुनिया में इस एक चलन है कि हम जब कोई साल खत्म होता है तो एक रेजोल्यूशन लेते हैं नए साल के लिए, और रेजोल्यूशन लेने का एक पूरे दुनिया में एक वो है कि हम नए साल में क्या करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक आपको बीच में रोक रहा था जी। हमने देखा है कि जो भी मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अपने क्षेत्रों में खूब विकास किया और काफ़ी सुविधाएं उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को दी, चाहे आवागमन की हो, चाहे उद्योग से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किए। लेकिन ये विदिशा का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी रहे काफ़ी समय तक और भी बड़े बड़े नेता विदिशा के से जुड़े रहे, लेकिन जो विदिशा का ये चहुमुखी जो विकास होना चाहिए था, जो एक कहना चाहिए था कि एक 18-20 साल जो मुख्यमंत्री विदिशा से संबंधित रहा हो, उस स्तर की विकास की कोई काम जो है यहाँ पर नहीं हुए। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि विदिशा जिन कामों पर गर्व करता है वो काम आज़ादी के बाद पहले 20 साल में हुए हैं, लेकिन उसके बाद लगातार उपेक्षा इस क्षेत्र की क्यों हुई, ये बात बहुत आश्चर्यजनक है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि कहीं ना कहीं कोई भी नेता मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, उसके क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब उससे जुड़े कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के लिए सोचें, अपने क्षेत्र के लिए काम करने के लिए आगे आए और उनका काम के प्रति चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। उनका ये नहीं कि कैसे कमाएंगे हम पैसा, कैसे हम धंधे करेंगे, बल्कि ये सोचें कैसे दूसरे धंधे करेंगे, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। अब देखा जैसा कि विदिशा जिले को देखें तो अगर आप इतिहास आज़ादी के बाद अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ जैसे हलाली परियोजना है
और सिंचाई की जो भी बड़ी परियोजनाएं हैं वो काफ़ी पहले आई, और उसके बाद ऐसे कोई प्रयास क्षेत्रीय विकास के नहीं हुए पूरे जिले में, वो किसी भी क्षेत्र में हो। अभी ले दे के अभी वो सुषमा स्वराज जी के पीरियड में मेडिकल कॉलेज बना है बस, बाकी और किसी क्षेत्र में यहाँ पर कोई इस तरह की उपलब्धि चाहे राजनीतिक रूप से भी नहीं मिली और कोई अन्य क्षेत्र से भी यहाँ नहीं मिली। ऐसा क्या है कि जिसके कारण जो है ये क्षेत्र इन चीजों से वंचित रहा? शर्मा जी, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि विदिशा का नाम अगर आप ले लें कहीं पर भी तो लोग फौरन कहते हैं वही विदिशा जहां से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ी थी, ये वही विदिशा जहां से सुषमा स्वराज चुनाव लड़ती थी, ये वही विदिशा है ना जहां से शिवराज सिंह जी 5 बार सांसद रहे और मुख्यमंत्री बने। तो जब वो ऐसी बातें करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी कल्पनाओं में विदिशा एक बहुत ही उन्नत अग्रणीय शहर होगा मध्य प्रदेश का, लेकिन वो सच्चाई को जब अपन एहसास करते हैं कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बहुत दुख होता है। और दुख इसलिए भी होता है कि वाकई हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। हमारे यहाँ के बच्चे आज 150 बच्चे अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ के कई बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं। आज हमारे यहाँ के कई बच्चे जो है सारी दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं। नोबेल प्राइज से लेकर ना जाने कौन कौन से क्षेत्र में लोगों ने अपना नाम रोशन किया है। लेकिन ये जो एकेडमिक क्षेत्र में जो एक उपलब्धि विदिशा की रही है, उसका किसी भी राजनीतिक या विकास से कोई संबंध नहीं है। उस लेवल पर विकास विदिशा का नहीं हुआ। वो भी अपने क्षेत्र में अगर आएंगे तो वो ये सोचेंगे कि क्षेत्र बहुत उपेक्षित रहा है, जिससे कि उनको वहां रहने के बाद अपने क्षेत्र के प्रति डिप्रेशन पैदा हुआ। अभी देखिए, यदि पूरे जिले पर हम नजर डालें तो जिन क्षेत्रों में विदिशा में काम किया जाना चाहिए था, जैसे संस्कृति का क्षेत्र है, पर्यटन का क्षेत्र है, ये तो पूरी दुनिया में इस समय पर्यटन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, संस्कृति के विकास के ऊपर जोर दिया जा रहा है, उद्योग और दूसरे रोजगारों के ऊपर जोर दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा अफसोस है कि तमाम सारे संसाधन पूरे जिले में उपस्थित होने के मौजूद होने के बाद भी इन संसाधनों का सही तरीके से कोई प्रेजेंटेशन ना तो हुआ है और ना ही उनसे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार या आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से ऊपर उठने की कोई ऐसी विधा यहाँ पर जो है पिछले कई सालों से हमें देखने को नहीं मिली। तो आप क्या सोचते हैं 2025 में किन विषयों पर विशेष रूप से हमें 2025 में मैं निश्चित रूप से ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ विकास हो, और विकास में तीनों प्रकार के विकास हो। पहला विकास ये हो कि हमारे यहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि वहाँ पर दूसरे विकास के रास्ते खुलें। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसमें जो है हमारे यहाँ जागरूकता आना चाहिए, लोगों को जो है नई नई फसलें पैदा करने के लिए आगे लाना चाहिए। और तीसरे नंबर पे ये है कि हमारे यहाँ जो शैक्षणिक विकास है वो शैक्षणिक विकास को भी जो है बहुत योजनाबद्ध तरीके से उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी एक क्षेत्र में आपने 10 कॉलेज खोल दिए, एक क्षेत्र में कॉलेज ही नहीं है, एक जगह आपने 4 रोडें बना दी, एक जगह रोड ही नहीं है, 4 क्षेत्रों में जो है पानी उपलब्ध है, 4 क्षेत्रों में पानी जो है लोग बाल्टियां ढूंढ ढूंढ कर पानी लेकर जाते हैं। तो ये जो विकास में जो डिसिमिलरिटी है वो नहीं होना चाहिए। विकास में विकास से प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होना चाहिए और विकास प्रत्येक व्यक्ति के घर तक पहुंचना चाहिए। विकास किसी उसका नहीं होना चाहिए। आज हम कहते हैं कोई नेता अगर यहाँ पर जो है किसी बहुत बड़ी उद्योग को लगा लेता है तो वो विकास नहीं हुआ। विकास वो हुआ कि उस नेता ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया इस जिले का कि कई लोगों ने उद्योग लगाए, ये विकास हुआ। बहुत बढ़िया बात कही आपने। निश्चित रूप से ये हमने देखा है इस चीज को कि जैसे हलाली परियोजना जब आई तो इसमें निश्चित रूप बहुत सारे किसानों को लाभ हुआ, और उसको देखते हुए क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में किसानों ने कुछ अपने एफर्ट से डेवलपमेंट किए, विकास किए, तो वो किसान आज आगे भी बढ़ चुके हैं। लेकिन ये बात हर किसान के साथ नहीं है, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने स्तर हैं, और यदि जब तक शासकीय स्तर पर ये बड़े प्रयास नहीं होंगे तब तक जिले का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। हम 2025 में हमारे जनप्रतिनिधियों से,
हमारे प्रशासन के लोगों से, सभी से ये अपेक्षा करते हैं कि देखिए पूरे जिले में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, उद्यमी बहुत अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, आर्थिक रूप से भी सक्षम लोग हैं जो नए उद्योग भी लगा सकते हैं, नए काम भी लगा सकते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, जैसे एक उदाहरण डॉक्टर साहब मैं देना चाहता हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि उद्योग लगाने वाली जब बात आती है तो मुझे याद आता है अर्जुन सिंह जी का वो पीरियड आता है जब उन्होंने स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए थे पूरे मध्य प्रदेश में। बानपुर का इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे पीलूखेड़ी का हो, चाहे आपका मंडीदीप का हो, ऐसे कई जो है उन्होंने क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए थे और उनमें इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उन्होंने सब्सिडी दी, उद्योगपतियों ने आके अपने आप यहाँ पे उद्योग लगाए हजारों की संख्या में। मुझे मालूम है ग्वालियर का महाराजपुर इंडस्ट्रियल एरिया हजारों की संख्या में इंडस्ट्रीज लगी। तो हमारे कई पहले के हमारी सरकार के लोग कई मीटिंग कर चुके, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कोई नोटेबल काम पूरे मध्य प्रदेश में नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा, डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जहां लोग बाहर के आपके यहाँ आए। जो डेवलप्ड प्लेस होती है वहां अनडेवलप्ड प्लेस या लेस डेवलप्ड प्लेस के लोग आते हैं। आप ये देखिए कि जब 60 करोड़ भारत की आबादी थी, शैक्षणिक क्षेत्र में हमारा विदिशा इतना आगे था कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जैन कॉलेज में पढ़ने के लिए आते थे। आज जब 120 करोड़ की आबादी है और हमारे यहाँ भारत के दो बहुत बड़े कॉलेज खोल दिए हैं, एक प्रधानमंत्री कॉलेज और एक एक्सीलेंट कॉलेज जाफरगढ़ी, वहां पर स्थानीय बच्चे ही पढ़ने नहीं जा रहे हैं, जबकि उसको डेस्टिनेशन होना चाहिए बाहर के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। क्योंकि आपने बहुत बड़ा कॉलेज इसलिए नहीं खोला है कि यहां से बच्चे आए, बल्कि दुनिया के बच्चे वहां पढ़ने आए। आज किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्कूल में दूर दूर से जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो चीज विदिशा में क्यों नहीं है? जाफरखेड़ी में वो जो कॉलेज आपने खोला है, इट इज एक्सीलेंट कॉलेज, वर्ल्ड लेवल का कॉलेज है। उसमें सामान्य प्रोफेसर नहीं पढ़ाएगा, बल्कि प्रोफेसर्स में भी यूपीएससी होगी उस पर, ये उस कॉलेज में पढ़ाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए तो पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे आना चाहिए पढ़ने। आप विदिशा जिले के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, ना वो पढ़ने आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि कहीं आपके डेवलपमेंट को जो है, फेलुअर डेवलपमेंट जो है वो अनडेवलपमेंट से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बहुत अच्छी बात की आपने। दूसरा आ गया आपका चिकित्सा का क्षेत्र। जब आपने मेडिकल कॉलेज खोला तो ये आम धारणा बनी, अब दूर दूर से लोग जो है कार्डियक सर्जरी के लिए आएंगे, कोई दूसरी सर्जरीज के लिए आएंगे, कहीं डायग्नोसिस नहीं होगा तो लोग मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे। लेकिन आपके मेडिकल कॉलेज से डायग्नोसिस कराने के लिए लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर उस मेडिकल कॉलेज के एक डिपार्टमेंट से भी कम है। तो ये डेवलपमेंट तो है, लेकिन ये फेलुअर डेवलपमेंट है। अब आप तीसरे नंबर पे आ जाइए, लॉ एंड ऑर्डर पे। आज की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपका, साइबर क्राइम जो है आपका, ड्रग्स का आपका 2025 में आप रिजोल्यूशन लो कि ड्रग्स के क्षेत्र में आपको जो है ऐसा करना है कि ड्रग फ्री जिला बने। हम कह रहे हैं ये ही बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। अगर आप रिजोल्यूशन लेते हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है कॉमन मैन के डोर पर होगा, तो ये रिजोल्यूशन बनेगा आपका, तो आपका डेवलपमेंट हम माना जाएगा। अभी ये हालत है कि ड्रग मैनेज, लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्क्रीट डेवलपमेंट, एम्यूनिटीज, सिविक एम्यूनिटीज में बहुत पीछे है भारत। भारत की आम शहरों में जो सिविक एम्यूनिटीज है उसमें विदिशा बहुत पीछे है। सॉरी, मैं बोलना ये चाहता हूँ। पानी के मामले में आप बहुत पीछे हो, पानी प्रचुर मात्रा में है आपके पास। शिक्षा के मामले में आप बहुत पीछे हो, शिक्षा के श्रेष्ठ कॉलेज आपके विदिशा में है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप बहुत पीछे हो, जबकि आप राजनीतिक दृष्टि से सर्वोच्च और सबसे ताकतवर क्षेत्र के रूप में जाने जाते हो। लेकिन ड्रग्स की और इन सारी चीजों की, अतिक्रमण को मैं ये मानता हूं कि अतिक्रमण जो भी कर रहा है वो अपने घर का चूल्हा जला रहा है। उसने एम्प्लॉयमेंट के रूप में एक खोखा रखा है या दुकान रखी है, आपने उसके एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए उसको कहीं दूसरी जगह सेटल करने का प्रयास नहीं किया। आपने दूसरे कोई चौपालें नहीं बनाई, बिजनेस के हिसाब से नहीं बनाई। आपने रोडों में आपने विजन नहीं रखा। आपने पहले रोड बनाई, फिर आपने जो है सीवेज लाइन डाली तो रोड तोड़ दी, फिर दोबारा रोड बनाई तो आपने दूसरी लाइनें डाल दी, फिर रोड तोड़ दी। फिर उसके बाद जब रोड बनने का टाइम आया तो दूसरा चुनाव आ गया,
तो नई सरकार ने नए टेंडर पास किए। हम कंक्रीट डेवलपमेंट जो भी है आपका, रोड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और ये सब, आपने कॉलेजेस के लिए अलग अलग बसें उपलब्ध कराने की बात कही है, सारे स्कूलों को अलग अलग बस उपलब्ध कराने के लिए कही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश का स्टूडेंट बस सर्विस क्यों नहीं मध्य प्रदेश में चालू करता, जो सारे कॉलेज पॉइंट्स और स्कूल पॉइंट्स को ज्वाइन करें। किसी स्कूल को अलग से 5 लाख रुपए महीने की बस चलाने की जरूरत ही नहीं है। तो डेवलपमेंट विदाउट विजन, फेल्यूर डेवलपमेंट इज वर्स देन अनडेवलपमेंट। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने। जो भी विकास हो सुनियोजित हो, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जिससे कि वास्तव में जमीनी जो विकास हो सके, ताकि जो कि दूसरे आगे बढ़ने के लिए जो कि नींव के पत्थर का काम कर सके, ऐसी विकास योजनाओं की आवश्यकता डॉक्टर साहब बता रहे हैं। निश्चित रूप से विदिशा जिला हर तरह से साधन संपन्न है। पर्यटन के क्षेत्र में अगर आप काम करना चाहें तो यहाँ का पुरातत्व पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। आप कृषि के क्षेत्र में काम करना चाहें तो पूरा किसान यहाँ का बड़ा समृद्ध किसान है। अगर आप जो भी नए प्रयोग यहाँ करना चाहेंगे सब यहाँ पर संभव हो सकते हैं। शिक्षा का तो विदिशा बहुत पूर्व काल से ही हब रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो परंपरा खत्म हो गई। मैं आपको बता दूं कि विदिशा के चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो और चाहे जैन कॉलेज हो, यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी पूरे विश्व के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये विदिशा की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। लेकिन जो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि स्तर गिर रहा है, क्वालिटी खराब हो गई, जिससे कि स्थानीय बच्चे ही हमारे कॉलेजों में नहीं पढ़ना चाहते। तो ये सारी मूलभूत बातें हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए, और इन पर यदि प्रैक्टिकली काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम विदिशा के भविष्य को एक नया आधार दे सकेंगे। धन्यवाद।